गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको जल में घुलनशील विटामिन B3 के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो विटामिन B3 है जिसे कि हम नाइसिन कहते हैं, यह जो विटामिन होता है यह एंटी प्लेग्रा विटामिन कहलाता है। और ये जो विटामिन है इसकी कमी से प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। और उस प्लेग्रा नामक रोग के मैंने आपको जिसे कि हम 3D रोग भी कहते हैं और इसके 3 लक्षण पाए जाते हैं, इसके बारे में मैंने कल आपसे चर्चा करी थी। अब इसी कड़ी में जैसे कि प्लेग्रा नामक जो रोग है उसके मैंने आपको बताया कि प्लेग्रा जो रोग है उसके 3 लक्षण जिसे कि 3D कहते हैं, जैसे कि डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। अब उसी कड़ी में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि प्लेग्रा इसके अलावा नाइसिन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो और भी बहुत से लक्षण हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि अगर शरीर में नाइसिन की कमी होती है तो अन्य जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी भी कमी हो जाती है, जिसके कारण कि अनेक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पहला है ट्रिप्टोफैन सहित प्रोटीन की अपेक्षाकृत कम मात्रा का सेवन करने से। दूसरा, उच्च प्रोटीन युक्त आहार का सेवन नहीं करने से भी हो जाता है। लोह तत्व और फोलिक अम्ल की कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी समूह की कमी से यह रोग हो जाता है। और आहार में विटामिन B6 की कमी से और थायमिन की कमी से भी पेरीफेरल न्यूरोपैथी अर्थात नाड़ियों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो देखिए, उपचार यानी कि नाइसिन के स्थान पर अगर हम निकोटिनामाइड दिया जाना चाहिए, क्योंकि नाइसिन की अपेक्षा निकोटिनामाइड अधिक इफ़ेक्टिव और कम हानिकारक होता है। यानी कि नाइसिन की कमी होगी तो हम यहाँ पर देखिए, हम नाइसिन ही देंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नाइसिन के स्थान पर अगर हम निकोटिनामाइड देते हैं तो यह नाइसिन की अपेक्षा निकोटिनामाइड है वो अधिक प्रभावशाली होता है और कम हानिकारक होता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी बहुत कम होता है। उपचार जो है वो निम्न अनुसार किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है, तीव्र प्लेग्रा की स्थिति में रोगी को 50 मिलीग्राम निकोटिनामाइड दिन में 2 बार 3 से 4 दिन तक इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में दी जानी चाहिए। 50 मिलीग्राम निकोटिनामाइड दिन में 2 बार 3 से 4 दिन तक इंजेक्शन के माध्यम से, क्योंकि मांसपेशियों से देने पर इस विटामिन का शोषण अति शीघ्रता से होने लगता है और रोगी को तुरंत लाभ भी पहुंचता है। रोगी की बीमारी की तीव्रता में कमी आती है और त्वचा की जो डर्मेटाइटिस है वो समाप्त होने लगती है। उसका डायरिया भी बंद हो जाता है और उसको जो भूख है वो भी लगने लगती है और रोगी की मानसिक स्थिति और उसके जो व्यवहार है उसमें भी सुधार होने लगता है। अब उपचार में हम दूसरा ये कर सकते हैं कि रोगी के स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार हो जाए तो 2 से 3 सप्ताह तक फिर 100 मिलीग्राम निकोटिनामाइड की खुराक दिन में 3 बार देनी चाहिए। 100 मिलीग्राम निकोटिनामाइड दिन में 3 बार 2-3 सप्ताह तक ये देना चाहिए। इसी कड़ी में तीसरा, इसके पश्चात 50 मिलीग्राम निकोटिनामाइड 1 महीने तक नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। फिर उच्च प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त आहार मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, अंडा हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, इनका सेवन अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध, यकृत, मूंगफली, अंडा, मांस, मछली आदि का समावेश करना चाहिए। साथ ही
अनाजों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर है निम्न अगर स्तर है कि आहार का सेवन करने वालों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियों का भी सेवन करना चाहिए। ये सारी थी ट्रीटमेंट, यानी कि अगर प्लेगरा रोग हो जाता है तो हम कैसे उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। अब देखिए, नाइसिन की अगर कमी होती है तो इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं। नाइसिन की अधिकता के भी परिणाम हो जाते हैं। 100 से 200 मिलीग्राम निकोटिनिक अम्ल यदि मुंह से प्रतिदिन लिया जाए या इंजेक्शन के माध्यम से 20 से 30 मिलीग्राम निकोटिनिक अम्ल रोगी की मांसपेशियों में पहुंच जाए तो क्या होता है, शरीर पर इसका टॉक्सिक प्रभाव पड़ता है। अलग इसका जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं पड़ता। शरीर में इस विटामिन की अधिकता हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर में जलन होने लगती है। इस विटामिन की सबसे अधिकता का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक त्वचा पर पड़ता है। त्वचा की जो रक्त वाहिनियाँ हैं, खासकर धमनियाँ, आर्टरीज, उनका जो व्यास है वो बढ़ जाता है। रक्त वाहिनियों की धमनियों का व्यास बढ़ जाता है। विशेषकर कान, गला, नाक, बाह, चेहरा, धड़ और गाल आदि की रक्त वाहिनियाँ फैलकर अत्यधिक चौड़ी हो जाती हैं और वहाँ की जो त्वचा है वो लाल भी हो जाती है। यानी कि जो स्किन है जो कि हमें ऊपर से दिखाई दे रही है, उसमें जो खासकर जो धमनियाँ, आर्टरीज होती हैं, उसका जो व्यास है वो बढ़ जाता है। और कौन कौन सी, जैसे कि नाक है, कान है, बाँह, चेहरा, धड़, गाल आदि की जो रक्त वाहिनियाँ फैलकर अत्यधिक चौड़ी हो जाती हैं और वहाँ की जो त्वचा है वो लाल हो जाती है और इनमें खुजली भी मचने लगती है। और अत्यधिक खुजलाने के पश्चात, जैसे अगर कंटिन्यू उस जगह पर खुजाते जाते हैं तो उसके पश्चात तीव्र जलन का अनुभव होता है। तो ये जो थी नाइसिन की अधिकता के परिणाम के बारे में हमने अभी बात करी है। अब आता है कि नाइसिन हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है। देखिए, प्राप्ति स्रोत कौन से होते हैं। देखिए, जैसे सूखा खमीर हो गया, यकृत हो गया, मूंगफली, चावल की भूसी, रॉ पॉलिश्ड जिसे बोलते हैं, आदि नाइसिन के उत्कृष्ट साधन हैं। शुष्क खमीर में यह विटामिन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे साबुत अनाज हो गया और छिलके युक्त दाल हो गया, मांस, मछली में भी नाइसिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। पिसे हुए अनाज, मिल का कुटा हुआ चावल, जड़ और कंद वाली सब्जियां और फलों में भी यह अल्प मात्रा में मौजूद होता है। तो यानी कि अगर हम प्राप्ति शोधनों को अगर हम 3 भागों में अगर हम बांट लेते हैं तो देखिए, जो अच्छे रिचेस्ट सोर्स हैं, अच्छे जो इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। सूखा खमीर, यकृत, चावल की भूसी, मूंगफली का आटा और मूंगफली जो कि छिलके सहित होती है। गुड सोर्सेज यानी कि जो उत्तम साधन है, उसमें जितने भी हमारे अनाज हैं वो साबुत दालें और फलियां, हरा चना, उड़द की दाल, गेहूं की अपना कनक, मछली, मूली का पत्ता, सोयाबीन। और मध्यम साधनों के अंतर्गत आता है पिसा हुआ अनाज, मक्का, जड़ और कंद वाली सब्जियां, अन्य सब्जियां, दूध और अंडा, ये सब इसके मध्यम साधन होती हैं। अनाज, और यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अनाज और दालों में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। उत्तम श्रेणी के अगर हम प्रोटीन युक्त भोजन लेने से ट्रिप्टोफैन प्राप्त होता है। ट्रिप्टोफैन क्या है, अनाज और दालों में होता है। और अगर हम बहुत अच्छी मात्रा में हाई क्वालिटी की प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमें ट्रिप्टोफैन भी प्राप्त होता है। ट्रिप्टोफैन क्या है, एक प्रकार का अमीनो एसिड्स हैं
और यह ट्रिप्टोफैन शरीर में जाकर नाइसिन में बदल जाता है। 60 जो मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन अगर हम लेते हैं तो वो शरीर में जाकर 1 मिलीग्राम नाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 60 मिलीग्राम हम अगर ट्रिप्टोफैन लेंगे तो 1 मिलीग्राम जो है नाइसिन में वो कन्वर्ट हो जाता है। मक्का में ट्रिप्टोफैन की कमी होती है और साथ ही ल्यूसीन अमीनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है। मक्के में नाइसिन स्वतंत्र रूप से ना रहकर जटिल यौगिक नियासिटिन के रूप में रहता है और यह परिवर्तन नाइसिन में इसका नहीं होता। ल्यूसीन की अधिकता प्लेग्रा उत्पन्न करने में सहायता करती है क्योंकि ल्यूसीन ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के नाइसिन में बदलने में बाधा उत्पन्न करता है। अतः ट्रिप्टोफैन की से नाइसिन में परिवर्तन मक्का को पकाने के पश्चात भी नहीं होता है। ये थे सारे के सारे प्राप्ति साधन। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि FAO और WHO ने इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें कितनी बताई गई है। देखिए FAO WHO ने 6.6 मिलीग्राम 1000 कैलोरी के हिसाब से, यानी कि FAO और WHO है उसने 6.6 मिलीग्राम प्रति 1000 कैलोरी के हिसाब से नाइसिन की दैनिक मांग की प्रस्तावना की है। ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ने भारतीयों के लिए इसी प्रस्तावना को स्वीकार किया और उन्होंने इस दैनिक मांग को इस तरीके से बताया। देखिए, अगर वयस्क पुरुष है कोई भी और उसकी 3 कैटेगरी बना दी उसकी एक्टिविटी के आधार पर, यानी कि मध्यम परिश्रम, साधारण परिश्रम और कठिन परिश्रम। अब देखिए, साधारण परिश्रम के अनुसार जो नाइसिन अगर है तो वो उसको कितना चाहिए 100, मध्यम है तो 18 और कठिन वाला जो व्यक्ति है उसको 21 चाहिए होता है। यह सारी मात्रा मिलीग्राम है पर डे, यानी कि 16 साधारण श्रम करने वाले को और मध्यम श्रम करने वाले को 18 और कठिन परिश्रम करने वाले को 21 मिलीग्राम जो है नाइसिन चाहिए होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वयस्क स्त्री की, तो वयस्क स्त्री को साधारण जो अगर वो परिश्रम करती है तो उसको 12 मिलीग्राम, मध्यम परिश्रम करने वाले को 14 मिलीग्राम और कठिन परिश्रम करने वाले को 16 मिलीग्राम थायमिन की इसकी नाइसिन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में +2 ऐड हो जाती है। ऐसे किशोरावस्था में जैसे 13 से 15 वर्ष का बालक है तो उसे 16 मिलीग्राम चाहिए। 13 से 15 वर्ष की अगर बालिका है उसको 14 मिलीग्राम चाहिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी कि 16 से 18 वर्ष का अगर बच्चा होता है तो उसको यह मात्रा 17 मिलीग्राम प्रति पर डे के हिसाब से ये मात्रा चाहिए। छोटा बच्चा है तो उसको उसके केजी वेट के अनुसार, यानी कि 0 से 6 माह का बच्चा है तो उसको उसके वेट के अनुसार नाइसिन की आवश्यकता होती है। और यही बच्चा बड़ा हो जाता है, 7 से 12 वर्ष का हो जाता है तो उसे 650 जो है वो पर डे के हिसाब से नाइसिन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, हमारा आज ये नाइसिन कंप्लीट हो गया, जिसके अंतर्गत हमने नाइसिन के कार्यों का अध्ययन करा, नाइसिन की कमी से होने वाले रोगों का अध्ययन करा, रोगों के उपचार के बारे में हमने पढ़ा और उपचार के पश्चात हमें जो नाइसिन है अगर उसकी शरीर में अधिकता हो जाती है तो उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं और नाइसिन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है और नाइसिन प्राप्ति के स्रोत कितने हैं। धन्यवाद।